तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग रीइंकार्नेशन की एपिसोड 33 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो सभी लोग अपने अपने क्रिस्टल्स को जमा करवा रहे होते हैं और उनके पॉइंट्स को मापा जा रहा होता है। डीमन सी लैंड वालों ने टोटल 103 पॉइंट्स को हासिल किया होता है, जबकि उसके बाद रेड डीमन पवेलियन वाले आते हैं और उनके 98 पॉइंट्स होते हैं। और उसके बाद यानी किंजिया की बारी आती है। तो फॉरगॉटन इमॉर्टल सेक्टर से किंजिया आगे बढ़ती है और अपने बैग को वहां पर रखती है। तो जब उनके क्रिस्टल्स को काउंट किया जाता है तो वो टोटल 116 होते हैं। इस बात से बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि इनके पास इतने सारे क्रिस्टल्स कहाँ से आ गए, इन्होंने 116 कोर्स कैसे हासिल कर लिया, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 6 लोगों के साथ। इस किंजिया उन सभी लोगों से कहती है, तुम सभी लोग मेरी तरफ इस तरह हैरान होकर क्यों देख रहे हो? तुम्हें लग रहा होगा कि ये सब कुछ इम्पॉसिबल है, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने है, हमने ये कर दिखाया है। साथ ही किंजिया उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि हम लोग अपने साथ सिर्फ और सिर्फ 6 लोग ही लेकर आए थे, जिसकी वजह से हमें सिर्फ 6 सीटें मिल सकती हैं। तुम्हें यहाँ पर मुफ्त में बाकी की 4 सीट्स मिल जाएंगी। तो नाउसर लड़की उन सभी लोगों से कहती है, तुम्हारा इस बार का टूर्नामेंट यहाँ पर खत्म होता है। टावर रिवर में जाने के लिए डीमन सी लैंड को 10 सीट्स दी जाती हैं, जबकि इसके अलावा टोटल फॉरगॉटन सेक्टर वालों को पूरी 6 सीट्स मिलती हैं, जबकि बाकी बची हुई 4 सीट्स को हम लोग रेड डीमन पवेलियन के साथ फिल अप करने वाले हैं। तो उसी वक्त मीजुन उसे कहता है, जरा रुक जाओ, तुम इन रिजल्ट्स को यहाँ पर इस तरह अनाउंस नहीं कर सकती, क्योंकि हम इन रिजल्ट्स के साथ बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। हमारे रेड डीमन पवेलियन को ये रिजल्ट्स मंजूर नहीं है। डीमन सी लैंड वालों के रिजल्ट्स के बारे में तो हमें पहले से अंदाजा था कि उनका रिजल्ट कुछ इसी तरह का आने वाला है, लेकिन हम लोग यहाँ पर इस बात को कैसे मान लें कि मॉडल फॉरगॉटन सेक्टर वालों का रिजल्ट हमसे भी ज्यादा बेहतर है। तो हमें इस बात के ऊपर यकीन नहीं है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर इस रिजल्ट को मानने से मना कर रहे हैं। किंजिया उसे कहती है, बहाने बनाना बंद करो, तुम यहाँ पर सिर्फ हमें नीचा दिखाना चाहते हो। तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि इन डीमन क्रिस्टल्स को जब हम लोग सीक्रेट रॉम के अंदर से क्रिस्टल्स को निकाल कर बाहर लाते हैं तो ज्यादा देर तक उनको रख नहीं पाते, क्योंकि वो डिसअपियर हो जाते हैं। अगर मैं अपने साथ पहले से कहीं से क्रिस्टल लेकर आई होती तो मैं कभी भी इस टेस्ट को पास नहीं कर सकती थी। तुम्हें इस बात को तो मानना पड़ेगा कि हम लोगों ने यहाँ पर कोई भी चीटिंग नहीं की और ना ही हमें कहीं बाहर से कोई मदद मिली है। हम लोग यहाँ पर फेयर एंड स्क्योर जीते हैं। तो बाकी के एल्डर्स भी जो कि डीमन सी लैंड की तरफ से इम्प्लांट किए गए हैं, वो भी चिल्लाकर उनसे कहते हैं, तुम लोगों ने यहाँ पर चीटिंग की है, क्योंकि तुम सभी लोग बहुत ज्यादा कम हो। 6 लोगों के साथ इतने सारे क्रिस्टल्स को हासिल कर पाना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। जबकि हमारी किंजिया के जो एल्डर्स होते हैं वो चिल्लाकर उससे कहते हैं, तो तुम्हारे पास क्या इस बात का कोई सबूत है? हमें जल्दी से सबूत दो। तो वो एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि हमें यहाँ पर तुम्हें कोई सबूत देने की जरूरत है? अगर हम लोग यहाँ पर तुम सभी को मार डालते हैं, हमारी जितनी भी सीट्स हैं वो सारी की सारी वैसी खाली हो जाएंगी। तो किंजिया उसकी तरफ देखने के बाद सोच रही होती है, हमारे सेंट किंग ने बिल्कुल ठीक कहा था कि इन लोगों के रेड डीमन पवेलियन के साथ जो एल्डर्स हैं उनकी बॉडी के अंदर से सेम ऑरा निकल रहा है जैसा कि जिनकुई की बॉडी के अंदर से निकल रहा था। यानी कि डीमन सी लैंड वालों ने एल्डर्स को इनके बीच में यहाँ पर इम्प्लांट किया हुआ है और इनको यूज कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि रेड डीमन पवेलियन वालों को इस वक्त डीमन सी लैंड वाले कंट्रोल कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ से एल्डर जैसे वहां पर चिल्लाकर उनसे बात कर रहे होते हैं, तो उसी वक्त हमारी तरफ से एल्डर आगे बढ़ती है। तो एल्डर लॉन्ग लेन बड़ी स्पीड से आगे बढ़ते हैं, अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करके आगे गुजर जाते हैं और उस पहले वाले एल्डर को मार देते हैं। और उसके बाद बाकी के सभी लोग भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, हम लोग भी तुम्हारा साथ देते हैं। और बाकी के एल्डर्स भी उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर रेड डीमन पवेलियन और फॉरगॉटन इमॉर्टल सेक्टर के दरमियान में फाइट स्टार्ट हो चुकी है। एल्डर लियो, एल्डर लॉन्ग लेन और इसके साथ साथ एल्डर जैंग, वो तीनों ही वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। वो तो एल्डर्स को मारने के बाद कहते हैं, तुम्हें क्या लगा था कि हमारे इमॉर्टल फॉरगॉटन सेक्टर से पंगा लेना इतना ज्यादा आसान है? जैसे कोई भी हमारे इमॉर्टल फॉरगॉटन सेक्टर के साथ पंगा लेने के बाद यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकता। मीजुन इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और चिल्लाकर अपने साथियों से कहता है, इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे साथियों को मारने, किसने मेरे एल्डर्स की जान ली है? वो अपने लोगों से कहता है, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, हमारा रेड डीमन पवेलियन हर हाल में फॉरगॉटन इमॉर्टल सेक्टर को बर्बाद कर देगा। फॉरगॉटन इमॉर्टल सेक्टर से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ से सेक्टर चीफ अपने लोगों से कहती है, तुम सभी लोग भी जल्दी से आगे बढ़ो, आज रेड डीमन पवेलियन में से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। सभी लोगों को मार डालो और इनको दिखा दो कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। दोनों तरफ से दोनों के एल्डर एक दूसरे के सामने होते हैं। ये लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगे हैं। वो सभी लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। जबकि वो नौसर लड़की, वो बेचारी वहाँ पर खड़ी होती है और कहती है, तुम सभी लोग यहाँ पर फायर क्यों कर रहे हो? लेकिन अब उसकी यहाँ पर कौन सुनने वाला है? दोनों तरफ से यहाँ पर ये फाइट का मूड तो पहले से सेट था कि इन लोगों ने आपस में फाइट करनी ही करनी है। ये सभी एल्डर्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं। उसी वक्त याओज़म अपने दोनों भाइयों से कहता है, चलो मिलकर हम लोग पहले किंजिया को पकड़ लेते हैं। किंजिया को पकड़ने के बाद बाकी सभी एल्डर्स को पकड़ना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। पहले तीनों मिलकर इसको पकड़ेंगे। शैनसुन उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलो ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारा साथ देता हूँ। वो तीनों एक साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं, चलो हम लोग इसको पहले पकड़ते हैं। वो तीनों भाई मिलकर सबसे पहले किंजिया के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो जैसे किंजिया करीब पहुंचते हैं और अटैक करके उसको मारने लगते हैं, तो किंजिया भी काफी ज्यादा घबरा जाती है। उसी वक्त वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। बाकी के सभी एल्डर्स भी जल्दी से उस तरफ देखते हैं, अपनी सेक्टर चीफ की तरफ। तो चिल्लाकर कहते हैं, पैट्रियार्च किंग, क्या तुम ठीक हो? मीजुन इस बात से काफी ज्यादा खुश हो रहा था। उसे लगता है कि शायद उसने इनकी पैट्रियार्च
पैट्रियार्च किंजिया को मार दिया है वो, लेकिन जैसे वो सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर से धुआं हटने के बाद किंजिया बिल्कुल ठीक ठाक होती है और उसके साथ वहाँ पर दो और लोग होते हैं। एक तो वहाँ पर मिंगशुई होती है और उसके साथ में दूसरा पपेट होता है। मिंगशुई उनसे कहती है प्लीज मुझे माफ करना, मुझे यहाँ पर आने में देरी हो गई। पैट्रियार्च किन से कहती है पैट्रियार्च किंजिया क्या आप ठीक है? वो उसे कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिंगशुई से कहती है तो मैं यहाँ पर तुम्हारे मॉडल फॉरगॉटन सेक्टर की मदद करने के लिए आई हूँ, तुम मुझे पहले से जानती हो। मिस किंजिया जब उस पपेट की तरफ देखती है और कहती है तो ये वही पपेट है। उस वक्त बहुत ही बुरा दिखाई दे रहा था और मुझे लगा था कि ये किसी काम का नहीं होगा, लेकिन इसकी बॉडी के अंदर से जो एनर्जी निकल रही है वो तो ट्रांसेंडेंटल ड्राम की है। वो पपेट वहीं पर खड़ा होता है, वो मिस किंजिया की तरफ देखता है, फिर साथ ही वहाँ से गायब हो जाता है। वहाँ से गायब होने के बाद वो जैनजुन की तरफ आगे बढ़ता है। वो बड़ी स्पीड से उठता हुआ जैनजुन के पास पहुंच जाता है। तो जैनजुन अपनी फायर को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है तुम तो सिर्फ एक पपेट हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे फाइट कर सकते हो? वो अपनी फायर के साथ पपेट के ऊपर अटैक करता है तो पपेट उसकी फायर को चीरता हुआ बाहर की तरफ निकल आता है, अपनी तलवार को सामने की तरफ करता है जैनजुन के माथे की तरफ। जैनजुन भी इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल पपेट है। पपेट की जो तलवार होती है वो सीधी उसके माथे की तरफ आगे बढ़ रही होती है। जैनजुन बेचारे के पास अब भागने का वक्त भी नहीं होता और वो तलवार उसके माथे के अंदर आकर धंस जाती है। सिर्फ एक ही अटैक के साथ उस पपेट ने जैनजुन को मार दिया। जैनजुन के मरने के बाद वहाँ पर जितने बाकी लोग होते हैं जो कि रेड हेवन पवेलियन से होते हैं वो सभी लोग देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं हमारे सेकंड मास्टर जैनजुन मर चुके हैं, अब हम लोग क्या करेंगे? इस तरह के एक पावरफुल पपेट को किसने बनाया होगा? मीजुन भी वहाँ पर खड़ा यही सोच रहा होता है कि इतना पावरफुल पपेट कौन बना सकता है। ये वाला पपेट ना सिर्फ ट्रांसेंडेंटल ड्राम का एक एक्सपर्ट है बल्कि ये तो मेरे भाई की फायर से बिल्कुल भी नहीं डरता। उसने फायर के साथ इसके ऊपर अटैक किया था और फायर का इसके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। तो मिस किंजिया सोच रही होती है इसी वजह से हमारे सेंट किंग ने हमें कहा था कि हमें रेड हेवन पवेलियन को डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि इस वक्त डीमन सी लैंड वाले इनको कंट्रोल कर रहे हैं और उन्होंने हमारे पर जानबूझकर अटैक किया है। हम आज उन सभी लोगों को खत्म कर देंगे और रेड हेवन पवेलियन आज खत्म हो जाएगा। और हमारे सेंट किंग को भी इस बात पर भरोसा था कि वो इन सभी को मार सकता है क्योंकि उसका बैकअप इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका पपेट भी इतना स्ट्रॉन्ग है। तो मिंगशुई अपने लोगों से कहती है चलो जल्दी से सभी लोग मिलकर आगे बढ़ो, तुम सभी लोगों को पपेट के साथ मिलकर काम करना होगा, हम सभी लोग इन जुन ब्रदर्स को मिलकर मार डालते हैं। जुन इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और साथ ही एक चीख मारता है और कहता है तुम एक सोललेस पपेट और साथ में कुछ एल्डर्स के साथ मिलकर मुझे मारना चाहती हो। मैं तुम सभी लोगों को भी दिखाने वाला हूँ कि राम ऑफ सप्रेशन क्या होती है। अपने हाथ में अपने एनर्जी बॉल को क्रिएट करने के बाद आगे बढ़ता है पपेट के ऊपर अटैक करने के लिए। तो पपेट उसके ऊपर अटैक करता है तो पपेट के अटैक को पहले अवॉइड कर लेता है, फिर साथ ही वो अपने हाथ में एनर्जी को रिलीज करने के बाद पपेट के ऊपर अटैक करने लगा और उसे कहता है देखना अब मैं तुम्हें कैसे यहाँ पर तोड़ने वाला हूँ, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जैसे वो अपने हाथ में एनर्जी को रिलीज करने के बाद पपेट की चेस्ट के ऊपर अपना हाथ मारता है। एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल होती है लेकिन पपेट की बॉडी के ऊपर से जब कपड़े फटते हैं नीचे उसने एक आर्मर पहना होता है जो कि इंडिस्ट्रक्टेबल आर्मर होता है कि पपेट को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचता। इससे बात से मीजुन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही वो बहुत ज्यादा घबरा भी जाता है क्योंकि अब उसका अंत आ चुका है। वो पपेट वहीं पर खड़े खड़े अपनी तलवार को घुमाता है और मीजुन का एक बाजू काट देता है। तो मीजुन के बाजू कटने के बाद वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस पपेट के पास तो एक स्पिरिट लेवल का यान आर्मर है। जबकि मिंगशुई इसी वक्त अपने पास से अपने स्पेशल वेपन को निकालती है और अपने स्पेशल वेपन को निकालने के बाद सामने की तरफ यूज करते हुए कहती है सभी लोग मेरे साथ मिलकर आगे बढ़ो, हम लोग सबसे पहले मीजुन को पकड़ेंगे। तो मिंगशुई जब अपने स्पेशल वेपन के साथ मीजुन को पकड़ लेती है, वो अपने वेपन के अंदर उसको लपेट लेती है। तो मीजुन इस बात से और भी हैरान होता है और कहता है इसके पास तो एक और स्पिरिट वेपन है, ये लोग इतने सारे स्पिरिट वेपन कहाँ से लेकर आए हैं? लगता है कि मैंने इन सभी लोगों को ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट किया। मिंगशुई अपने लोगों से कहती है चलो जल्दी से सभी लोग आगे बढ़ो, मिलकर इसे मार डालो। तो वो सभी एल्डर्स मिलकर आगे बढ़ते हैं, मीजुन को मारने के लिए उसके करीब पहुंच जाते हैं। मीजुन कहता है अगर मुझे पहले से सबके बारे में पता होता तो मैं कब से ये फाइट नहीं करता, बल्कि मैं कब का यहाँ से भागकर जा चुका होता। मॉडल फॉरगॉटन सेक्टर वालों को बिल्कुल भी तंग नहीं करता। तो तीनों ही एल्डर मिलकर अपनी तलवार के साथ अब उसके ऊपर अटैक करते हैं तो वो मीजुन को एक ही अटैक में मार देते हैं। तो मीजुन भी यहाँ पर मर चुका है। उसके बाद किंजी अपने लोगों से कहती है तो इन लोगों के जितने बचे कुछ मेंबर्स हैं रेड हेवन पवेलियन के, उन सभी लोगों को भी मार दो, किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ना। बाकी के इस लोगों को भी मारने के लिए वहाँ पर निकल पड़ते हैं। जबकि उसी वक्त उन्हें आसमान के ऊपर बड़ी बड़ी शिप्स दिखाई देती है। मिस किंजी अभी आसमान की तरफ देखती है और कहती है अब यहाँ पर क्या हो रहा है जी, इतनी सारी बैटल शिप्स कहाँ से आ गई हैं? एक तरफ फिजियन सेक्टर के लोग होते हैं, दूसरी तरफ फीमेल एम्पर सेक्टर के लोग होते हैं। तो फिजियन सेक्टर के जो एल्डर होते हैं उसका नाम फी डाउरेन होता है जो कि ऊपर सामने खड़े होते हैं। दूसरी तरफ से फीजू होती है जो कि फीमेल एम्प्रेस है। मिस किंजिया उन लोगों से कहती है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम दोनों तो बहुत ही पावरफुल सेक्टर के लोग हो, लेकिन तुम लोगों का हांगमैंग कॉन्टिनेंट में क्या काम है? मास्टर फी डाउस्ट उनसे कहते हैं तो हम लोग उन फिशरमैन की तरह हैं जो कि यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए हर तुम सभी लोग यहाँ पर मछलियाँ हो। फॉरगॉटन सेक्टर के एल्डर्स काफी हैरान भी होते हैं और साथ में काफी गुस्सा भी होते हैं और वो सभी सोच रहे होते हैं अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे। मिस किंजिया भी सोच रही होती है अब हम लोग इस सिचुएशन से कैसे निकलने वाले हैं। फी डाउस्ट फीमेल एम्पर से कहता है चलो जल्दी से इस काम को खत्म करते हैं, उसके बाद हम लोग आपस में निमट लेंगे जैसा कि हमें बताया गया था। फीमेल एम्प्रेस उसे कहती है क्या तुम्हें वाकई में लगता है ऐसे ही मैं करूंगी? तुमने कहा कि यहाँ पर स्टार्ट करते हैं तो फिर सबसे पहले क्यों ना तुम्ही से स्टार्ट किया जाए। जैसे वो ये कहता है, ये बात सुनने के बाद फी डाउस्ट कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहती हो? फीमेल एम्प्रेस से कहती है हाँ मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहती हूँ, पता है कि मैं तुम
तुमसे क्यों फाइट करना चाहती हूँ, मैं तुमसे बदला लेना चाहती हूँ और ये बदला और ज्यादा रुका नहीं जा सकता। इसी के साथ ही फीमेल एम्प्रेस अपनी तलवार निकालती है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तो फी डावलन से कहते हैं तुम अकेली यहाँ पर क्या ही कर लोगी, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हम दोनों की पावर लेवल में कितना बड़ा गैप है। मैं तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तुम मेरी डिसाइपल हो। इसी वक्त मिंगशॉय अपने पास सेंट किंग का टोकन निकालती है और कहती है ये सेंट किंग का टोकन है, सेंट किंग ने मुझसे कहा था जब यहाँ पर बैटलशिप्स अपीयर होंगी तब हमारे इमोर्टल फॉरगॉटन सेक्टर वालों को फीमेल एम्प्रेस सेक्टर का साथ देना है और फी डाउस को मारने में। इसलिए तुम सभी एल्डर्स को इस ऑर्डर को मानते हुए जल्दी से फीजियन सेक्टर वालों के ऊपर अटैक करना है। स्किन ये जब उस टोकन की तरफ देखती है तो वो कहती है लगता है कि ये टोकन वाकई में रियल है। अपने सभी लोगों से कहती है मेरे सेक्टर के जितने भी लोग यहाँ पर है सभी लोग आगे बढ़ो, मैं एम्पर का साथ दूं ताकि फी डाउस को मारा जा सके। और इमोर्टल फॉरगॉटन सेक्टर के एल्डर्स भी जल्दी से जंप करते हुए ऊपर की तरफ चले जाते हैं ताकि वो सभी लोग मिलकर फीजियन सेक्टर के फी डाउस को मार सके। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 33 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।